हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट 22 मतलब 22वां नंबर प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम स्टेनो ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के जो है देख रहे थे। तो फुल प्रैक्टिस सेट है, टोटल 100 प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले 21 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हिंदी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ठीक है, हिंदी में जो शब्द हैं उसमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये किसके आधार पर किया जाता है। तो ये चीजें जो होती हैं हिंदी में, वो होता है संज्ञा के आधार पर। ठीक है, संज्ञा के आधार पर जो है लिंग का निर्धारण करते हैं। तो बी पार्ट इसका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें से पुल्लिंग शब्द की बात करेगा तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए पार्ट, मजा। मजा शब्द जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है। बाकी इसमें जो शब्द लिखे हुए जैसे कि रजा लिखा हुआ है, सजा है, कजा है, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी इसमें मजा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसमें से एक वचन का प्रयोग, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो लड़के ने कहा, जो बी पार्ट में दिया गया है, यहाँ पर ये एक वचन में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ लड़के का तात्पर्य एक लड़का से होता है, निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ओष्ठ वर्ण जो होते हैं वो होते हैं पा वर्ण, माने कि पा, फा, बा, भा, ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं ओष्ठ। तो यहाँ ओठों के द्वारा बोला जाता है, तो इस तरीके से ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी त, थ, द, ध जो है, ये किस प्रकार का वर्ण है। तो ये दंत वर्ण है। दंत, दांत के माध्यम से, इसको दांत के सहारे से बोलते हैं, तो दंत वर्ण हो जाता है, त, थ, द, ध, न। ठीक है, बाकी इसमें क, ख, ग, घ जो दिया गया है, ये किस वर्ण का उदाहरण है। तो ये है कंठ वर्ण, कंठ के माध्यम से बोला जाए तो कंठ वर्ण का उदाहरण है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए, सूरज आपका सॉरी आपका जिस शहर में है उस शहर का नाम, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद, मतलब कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम जो है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा। माने कि जो शहरों के नाम होते हैं वो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आते हैं, अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, शहर का नाम हो गया, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और अन्य नाम हो गए जैसे कि राम, गांधी जी और गंगा, काशी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, जो गंगा है ये भी एक क्या है, नदी का नाम है। काशी है जो कि एक शहर का नाम है। तो ये सभी क्या है, और गांधी जी कहने से एक जो है व्यक्ति का नाम बोधित होता है। राम भी एक व्यक्ति का नाम है। तो इस तरीके से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इसमें हम शब्द बताना है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो हम जो होता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण, खेलना से विशेषण कौन सा बन सकता है। तो खेलना शब्द से जो विशेषण बनता है वो खिलाड़ी शब्द है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। खेलना शब्द जो है खेल से बना है, जिसका विशेषण क्या होता है, खिलाड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का किस प्रकार का विशेषण है, ये बताना है। तो खोटी सी जो कि एक तरीके से क्या बता रहा है, ये इसका गुण बता रहा है चांदी का, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी तेज दौड़ती है। इसमें वाक्य में तेज क्या है, तेज अगर हम बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। और ये तेज जो है क्या है, क्रिया का बता रहा है विशेषण, तो ये रीतवाचक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, रीतवाचक क्रिया विशेषण, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिया चुनिए। इसमें से क्रिया बताना क्या है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। इसमें क्रिया शब्द क्या है। तो इसमें से क्रिया शब्द हो जाएगा सीखती है। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्रिया अगर हम बात करेंगे तो देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। चलिए, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आंसर डी ऑप्शन राइट है। जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। वह चम्मच से चावल खाता है। इस वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है। अब जहाँ पे से वाक आ जाए, मतलब से उपसर्ग परसर्ग इसका कारक आ जाता है, तो वहां पे करण कारक होता है कर्ता का। जैसे कर्ता करने होता है, करण का से होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ आंसर हो जाएगा सी, ए पार्ट राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है,
अब ये यहाँ पे हमें इस गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। चलिए उत्तर देना यहाँ पे देखते हैं। उत्साह की संज्ञा प्राप्त करने के लिए किसका किसका लगाव जरूर, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन ये है। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन फिर गद्यांश देखते हैं। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। जहां पे अगर हम देखेंगे में जो लिखा हुआ है या में की जगह पे पर होना चाहिए था, तो ये कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको एक गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है उत्साह की संज्ञा प्राप्त करने के लिए किसका लगाव जरूरी है? तो उत्साह की संज्ञा प्राप्त करने के लिए अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको उसमें आएगा लाइन में लिखा है कि आनंद का लगाव जरूरी है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या होता है? तो गद्यांश के आधार पर उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण धर्म और कर्म संकल्प है। धर्म और कर्म संकल्प यहाँ पे हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 का ए प्रयत्न और कर्म संकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत किसका योग भी रहता है? तो गद्यांश जब पढ़ेंगे तो प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत जो होता है बुद्धि का भी योग रहता है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर होता है? तो गद्यांश के आधार पर किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चित अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट। अच्छे गुणों में किसकी गिनती होती है? तो गद्यांश के अनुसार उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो उसको हम एक शब्द क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 उसको हम कहते हैं प्रतिवादी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिवादी उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति कौन सी है इसमें से? तो लोकोक्ति की अगर बात करेंगे तो देखिए, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, ये इसका अर्थ होता है हमेशा आनंद का अनुभव करना, तो आंसर ए पार्ट राइट है, ठीक है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है कौन सा वाक्य भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो अर्थ के आधार पर ये वाक्य जो है संकेत वाचक वाक्य में जो है प्रयोग किया गया, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य बताना है। इनमें से सही वाक्य कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 22 में तो देखिए, ललित की 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौती है, डर के मारे चोर दौड़ गया, डी है परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये जो है सही शब्द सही वाक्य लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। ए में देखा जाए तो ललित को 2 बेटियां लिखा गया, जो कि गलत है, यहाँ पे की होना चाहिए था। कर्म ही जीवन की कसौती है, तो कसौती कोई शब्द नहीं, यहाँ पे कसौटी होना चाहिए था, ठीक है, तो गलती यहाँ पे किया गया है। और डर के मारे चोर दौड़ गया नहीं होता, चोर जो होता है वो भागता है, दौड़ता नहीं है, वो भागता है, तो भाग गया यहाँ पे हो जाना चाहिए था भाग गया, ठीक है, तो ये गलती किया गया है। चलिए, भक्ति रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भक्ति, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी जो है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास है गोदान, उसका पात्र है, तो गोदान का पात्र है, आंसर डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताना। पेड़ कोई सो रहा, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे रिक्त स्थान पर होगा पेड़ कोई सो रहा, तो पेड़ जहाँ पे है उसके नीचे ही कोई सो पाएगा, तो के नीचे, पेड़ के नीचे कोई सो रहा है, तो के नीचे इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 26 से क्वेश्चन जो है आपके मैथ के हैं, तो चलिए हम मैथ के प्रश्न को करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में कि एक हिस्टोग्राम के माध्यम से किसी गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है इसमें, ठीक है, आपको इस तरीके से इसमें दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दिया गया छात्रों की कुल संख्या 350 और परीक्षा का पूर्णांक जो है वो 200 है। ग्राफ का अध्ययन करके उसके बाद प्रश्न का उत्तर करें देना है। प्रश्न क्या है? गणित की परीक्षा का औसत अंक दशमलव के एक स्थान तक सही हो क्या होगा? माने कि जो गणित के बारे में हिस्टोग्राफ जो दिया गया है, इसमें ये औसत अंक निकालना है दशमलव के एक स्थान तक। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले हम इसका बनाएंगे चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए बनाते हैं पहले इसको, इस तरीके से ग्राफ बना, इसको हम बनाएंगे चार्ट के माध्यम से बनाते हैं। पहले देखिए, हम इसमें हम जैसे बेसिकली इसका निकालेंगे औसत पूछा गया, तो औसत अंक जो निकाला जाता है उसमें हम पहले इसका
सभी का योग निकाल लेते हैं। योग के बाद जो है जितना टोटल आएगा उसका जो है बारंबारता उसको जो है डिवाइड कर देंगे उससे, तो ये हमारा जो है आ जाएगा आपका औसत अंक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा इस तरीके से, वर्ग, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल एक कॉलम में हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा माध्य, माध्य जो कि x से डिनोट होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बारंबारता, बारंबारता जो होता है ये किससे डिनोट करेंगे, इसको f से डिनोट कर देंगे। इसके बाद अगले वाले कॉलम में हो जाएगा x इंटू एफ, यानी कि f इंटू एक्स हो जाएगा। इन दोनों का गुणा यहाँ पे हम लिखेंगे। तो देखिए वर्ग अंतराल क्या क्या दिया गया, तो 20 से 40 दिया गया है, दूसरा दिया गया 40 से 60, तीसरा दिया गया है 60 से 80, चौथा दिया गया है 80 से 100, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है 100 से 120, फिर दिया गया है 120 से 140, फिर दिया गया है 140 से 160, और इसके बाद 160 से 180, फिर 180 से 200। ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया। बारंबारता क्या दी गई है, तो बारंबारता दिया गया है 10, इधर वाला हो जाएगा बारंबारता 10 दिया गया इसमें। और इसके बाद दिया गया है 10 के बाद 18 है बारंबारता, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 32, फिर आ जाता है 45, फिर आ जाता है 60, फिर आ जाता है 75, फिर आ जाता है 55, फिर है 40, फिर है 15, ठीक है। ये आपका बारंबारता दिया गया है। अब देखिए इसका माध्य हम कैसे निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये जो दोनों हैं इनको जोड़ लीजिए और फिर बाई 2 कर दीजिए, तो आपका माध्य निकलेगा। तो 40 20 60 हो जाएगा, 60 बाई 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा इसका माध्य। 40 60 100 हो जाएगा, 100 बाई 2 करेंगे तो 50 इसका माध्य आ जाएगा। 8 से 14 140 हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको बाई 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। फिर 80 और 100 180 180 को बाई 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। 100 120 हो जाएगा, 220 220 को अगर हम बाई 2 करेंगे तो 110 आ जाएगा। और फिर 120 140 को जोड़िएगा तो जितना आएगा उसको अगर हम बाई 2 करेंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 140 प्लस 160 इसको बाई 2 करेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 160 प्लस 180 तो इसको बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 340, और 340 को अगर हम बाई 2 करेंगे तो 170 हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका 180 थ्रू 200, इसको जोड़ेंगे तो 380 को बाई 2 करेंगे तो 190 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया माध्य। अब इन दोनों का गुणा हमें लिखना आगे वाले कॉलम में, f इंटू एक्स निकालना है हमें। तो f इंटू एक्स क्या हो जाएगा, f इंटू एक्स मतलब 30 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। इसके बाद 50 गुणे 18 ये हो जाएगा 900, फिर 32 गुणे 70 ये हो जाएगा आपका 2240, फिर 90 गुणे 45 ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये निशान लगा दे रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये इसी से गुणा होगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ तो 90 गुणे 45 हो गया, 90 गुणे 45 कितना आएगा, 90 गुणे 45 आप करिएगा 4050 आ जाएगा। और 110 गुणे 60 कितना आएगा, 110 गुणे 60 करेंगे तो 6600, ठीक है। फिर ये आप गुणा करेंगे 130 गुणे 75 तो ये आ जाएगा 9750, फिर 150 गुणे 55 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8250। फिर इसके बाद 170 गुणे 40 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8250, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 8250 के बाद ये आ जाएगा 6800, और इसके बाद 15 गुणे 190 करेंगे तो ये हो जाएगा 2850। अब क्या करेंगे, f इंटू एक्स को हम जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़कर जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे सिग्मा f इंटू एक्स। इसको आप जोड़िएगा तो सभी जोड़कर आएगा 41740, ठीक है, 41740 वैल्यू आ जाएगी। और जब आप ये जोड़िएगा बारंबारता यानी कि f सिग्मा x जोड़िएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 350 आ गया। अब क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इनका जो जोड़ आया है 41740, इसका हम कर देंगे बटे 350 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 41740 को बटे 350 से गुणा करेंगे तो इसको भाग करिएगा, और सॉरी भाग करेंगे तो इसको भाग करने के बाद आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा लगभग 119.25।
हमें निकालना है एक स्थान तो 119.3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 119.3। आंसर बी पार्ट इसका राइट। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। ये इस तरीके का आपको चार्ट मिल गया तो आपको ये बारंबारता इसमें निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को गुणा करके फिर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद फिर भाग करके जो है औसत निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, दो वृत्त हैं, दो वृत्त एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक वृत्त ये हो गया, ठीक है, और एक वृत्त जो है ये P पर जो है इन दो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये बिंदु P हो गया जो स्पर्श कर रहा है। इस तरीके से AB दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, मतलब जो AB एक रेखा है जो कि दोनों को टच करते हुए जाती है। तो टच करते हुए जाएगी तो इस तरीके से टच करेगी इसको, और इस तरीके से दूसरे वाले वृत्त को टच करते हुए निकल जाती है। और ये हो गया A बिंदु पर यहाँ पर टच करती है, B बिंदु पर दूसरे वृत्त को टच करती है। फिर क्या कह रहा है कि यदि A और B संपर्क बिंदु हैं और कोण कोण PAB मतलब P बिंदु ये है, यहाँ से AB, यहाँ से AB मतलब ये इस तरीके से PAB हो गया। PAB बराबर 65 डिग्री, मतलब इस वैल्यू इसका वैल्यू दिया गया 65 डिग्री। तो हमें मान ज्ञात करना है कोण ABP का, मतलब ABP इसको अगर ऐसे मिला देते हैं तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। बेसिकली ये एक त्रिभुज बन गया, तो हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है और इस तरीके से त्रिभुज बन गया, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है जो हमारा क्वेश्चन में, वो मान क्या दिया गया है, कोण PAB का मान दिया गया कितना, 65 डिग्री का मान दिया गया है। और देखिए जब वृत्त को एक ही रेखा स्पर्श करते हुए जाती है और इस तरीके से जो टच जहाँ पे वो दोनों वृत्त टच करते हैं, अगर उनसे मिलाने वाली जो रेखा होगी दोनों पर, वहां पे जो कोण बनेगा वो कितना बनता है, वो बनता है 90 डिग्री का कोण समकोण बनता है। मतलब कि वो अगर बात करेंगे तो ये एक प्रमेय है, ठीक है। तो कोण APB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री कैसे आता है, ये एक प्रमेय है, ठीक है। प्रमेय है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो AB दो वृत्तों की निष्ठ अनुप्रस्थ रेखा है, तब जो कोण जो बिंदु P पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनता है। तो ये होता है प्रमेय, थ्योरम से 90 डिग्री हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ABP का मान। तो देखिए अब जैसे त्रिभुज एक बन गया, हमारा त्रिभुज क्या आ गया, ABP, ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P अगर हम जोड़ते हैं तो ये 180 का माना जाता है। कोण A का मान दिया गया 65 डिग्री, कोण B का मान दिया गया है, कोण B का मान हमें ज्ञात करना है, और कोण P का मान दिया गया है, एंगल P का मान 90 डिग्री दिया गया बराबर 180 के, ठीक है। 90 और 65 जोड़ देंगे तो, और 180 में से घटा देंगे इन दोनों कोणों को जोड़कर, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, कोण बी का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम घटाते हैं तो ये आ जाता है 25 डिग्री, जो कि कोण बी का मान हो जाएगा। 25 डिग्री क्या हो जाएगा, कोण बी का मान हो जाएगा। तो राइट आंसर कोण बी यानी 25 डिग्री, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है, 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समान हो और उसमें पर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो इसको अगर हम एक ऐसे मध्यिका खींचते हैं तो ये अगर इसका केंद्र बिंदु हो जाता है तो ये जो मध्यिका होती है किसको 2:1 में जो है ये डिवाइड होता है, और यहीं से अगर हम बनाएंगे तो ये परिवृत्त जो है क्या बन जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज में। इस तरीके से आपका जो है वृत्त बनेगा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। और इधर भी वही वाली त्रिज्या, मतलब त्रिज्या सेम होगी तो ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या यहाँ तक हो जाए। अब ये देखिए क्या कह रहा है, पर त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज में मध्यिका की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे देखिए मध्यिका जो होती है वो त्रिभुज की मध्यिका जो होती है केंद्र को 2:1 में जो है बांटती है। तो यहाँ पे 2 रेशियो के बराबर दिया गया है 14 के, ठीक है। 2 रेशियो के बराबर कितना दिया गया है, 14 के। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 7, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 7। तो हमारी जो मध्यिका की लंबाई कितनी है, 2:1 3 रेशियो,
2:1:3 रेशियो, मतलब ये दोनों को लेंगे तो 2:1:3 रेशियो बराबर मध्यिका हो जाएगा। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 3 बराबर 21 सेंटीमीटर आपका मध्यिका की लंबाई हो जाएगी। तो 21 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया, 29 दिया गया है कि यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया गया है 0 के, हमें मान क्या ज्ञात करना है कि 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी। इसका हमें मान जो है ज्ञात करना है, इसका मान पता नहीं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, अगर यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस सी ए के। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे उधर। और इसी प्रकार अगर हम बी सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस सी ए प्लस ए बी के। और इसी प्रकार बी सी के बाद अगर हम सी ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो माइनस ए बी प्लस बी सी के, एक एक करके हम पक्षांतर कर देंगे। अब इन मानों को हम इस वाले समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/a² माइनस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान दिया गया है माइनस बी सी प्लस सी ए। ये जो है हमारा वैल्यू जो हमने निकाला, इसको हम इसी में रख देंगे तो माइनस लगा होते प्लस हो जाएगा। और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा ए सी प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारा बी सी की वैल्यू हो जाएगा ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी हो गया। इसके बाद फिर 1/b² माइनस सी ए की वैल्यू ये है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। और इसी प्रकार 1/c² माइनस ए बी, तो माइनस ए बी का वैल्यू ये है, इसको अगर हम रख देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन होता है इसमें, क्या कॉमन होगा, तो इसमें हो जाएगा दोनों, इन तीनों में कॉमन, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन एक है, ए है। तो ए कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर ए बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा प्लस करके। इसी प्रकार दूसरे वाले में भी बी कॉमन कर लेंगे तो बी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा। इसी प्रकार तीसरे वाले में सी कॉमन कर लेंगे तो सी कॉमन जब करेंगे, सी कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अंदर ए प्लस बी प्लस सी ही बच जाएगा। तो ये चीज़ें आगे अब क्या करेंगे, अब हम इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बी सी बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, बी कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए सी बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सी कट जाएगा तो ए बी बचेगा। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ गई। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है इसकी वैल्यू, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 के। तो यहाँ ऊपर जो आया है ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो ऊपर जब 0 हो गया तो नीचे कुछ भी लिखा हो तो सभी का मान 0 हो जाता है, तो आंसर यहाँ पे 0 इसका राइट आंसर। ठीक है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि 5y प्लस 5/y बराबर 11 है तो हमें निकालना है y² प्लस 1/y² का मान। तो y² यहाँ पे 5 क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 1/y बराबर 11/5 हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे। अब इसको वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा y² प्लस 1/y² प्लस 2y इंटू 1/y बराबर 11/5 का होल स्क्वायर। y से कैंसिल हो जाएगा, y² प्लस 1/y² बराबर 11×121 25 माइनस 2। सॉल्व करिएगा तो 125 माइनस 25×2 = 50 ये 121 है, 121 माइनस 50 जो है हो जाएगा 25, 50 जब घटाएंगे तो यह जाएगा 71/25। यानी कि इसको और सॉल्व करें 2 से ही 21/25 लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू हो जाएगा 2 से 21/25 जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है, 31 दिया गया कि 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम 13 से विभाज्य करते हैं। तो यहाँ पे जब विभाज्य करेंगे तो क्या जाए, 13 से 91 जाएगा 7 बार, 9 में से 1 जाएगा, ये बचेगा कितना 8। ठीक है,
9 और उतार लेंगे 89 हो जाएगा। ये फिर जाएगा 13 के 6 बार, 13 छक 78। ये जब घटाएंगे तो 1 1 11 शेषफल आ गया। तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जो 3 अंकों की हो और जो है 13 से विभाज्य हो। तो हमारी संख्या अब हो जाएगी 999 में से 11 घटा देंगे तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 988। और यही संख्या हो जाएगी जो 13 से डिवाइड है और क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 988 इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के अनुपात 11:15 है, यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, तो यहाँ से अगर तुलना देखते हैं तो 4 अधिक आता है लड़कियों की तुलना में। तो 4 रेशियो के बराबर ये 200 के दिया गया है, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20 50 के। हमें ज्ञात करना है स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 11 है तो 11 गुणे 50, 11 रेशियो बराबर 50, तो 11 गुणे 50 बराबर 11 55 55, 550 हो जाएगी बच्चों की संख्या। तो 550 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए एक बार, सिंप्लीफिकेशन वाला है, ये आपको करना है। ठीक है, आप इसको गुणा भाग जोड़ घटाव करके बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। और सेम 34B इसका भी पी का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करिएगा। के जहाँ वहाँ पे गुणा हो जाएगा, का जहाँ लिखा है गुणा हो जाएगा, फिर इसको करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो दिया गया है इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम आता है तीनों का, तो अगर सेम आता है तो क्या हो जाएगा, जब सेम डिफरेंस आएगा तब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी हो जाएगी और उसके बाद सबसे छोटी फिर छोटी, इस तरीके से हो जाता है। तो देखिए सभी में 3 1 4, 4 1 5 और 6 1 7, मतलब 1 1 आ रहा है सभी में डिफरेंस। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6/7 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद 4/5 हो जाएगी, फिर 3/4, तो 6/7, 4/5, 3/4। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 3:4:5, उनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक दिया गया है। कितना दिया गया है, 18। तो उन संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, तो पहले वो संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए 18 जो एचसीएफ दिया गया, अगर इसको हम गुणा कर देंगे 3 × 18 तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 4 × 18 और 5 × 18। तो हमारी संख्या क्या क्या आ जाएंगी, 18 × 3 = 54 और ये हो जाएगा 18 × 72 और 18 × 5 = 90। इन तीनों को हमें जोड़ लेना है, जोड़ना ही बताना है। 54 + 72 + 90 जोड़िएगा, आंसर इसका 216 आ जाएगा, 216 हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट। चलिए ये हो गया 37। देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन है, 2 टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है। इसके बाद कह रहा है कि किसी पात्र की वो अधिकतम क्षमता ज्ञात करना है जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को सटीक संख्या में माप सकता है। तो इस तरीके से आपका अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो इसमें आपको क्या करना है, इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि मासा निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। और जो संख्या निकल के आएगी वही इसका जो है क्या हो जाएगा, माप हो जाएगा। तो 850 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 5 × 17। और इसी प्रकार 680 का गुणनखंड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 2 × 2 × 2 × 5 × 17। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का, तो इनमें से जो हाईएस्ट काउंट फैक्टर होगा वो हो जाएगा 2, एक बार दोनों में आया है, इसके बाद 5 एक बार दोनों में आया है और × 17 हो जाएगा। इन सभी को अगर गुणा करिएगा तो आ जाएगा आपका 170 और यही हमारी संख्या हो जाएगी 170। ठीक है, तो सी पार्ट इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 घंटियां दिया गया है, 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 6 घंटियां क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर जो है बजती हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि वह एक साथ जब बजना शुरू होती हैं तो कितने कितने सेकंड के बाद वह फिर से एक साथ जो है बजेंगी, कितने सेकंड के बाद फिर से वह एक साथ जो है फिर से जो है बजेंगी, ये बताना है। कितने सेकंड के बाद वह एक साथ फिर से बजे, तो इनका हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम इनका निकालेंगे एलसीएम। तो 3 4 6 7 8 का एलसीएम निकालिएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3, 3 बार 2 × 3 × 7। इनका एलसीएम टोटल हो जाएगा 168। तो ये जो यही जो आया है यही हमारा संख्या जो 168 सेकंड बाद वह एक साथ फिर से बजेंगी, तो 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए फार्मूला होता है, अगर कमी पूछा जाता है तो खपत में कमी कितनी हो जाएगी, तो वृद्धि परसेंटेज बटा 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज, ठीक है, प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100, ये फार्मूला लगा देते हैं। तो वृद्धि परसेंटेज 7% है, प्लस 100 प्लस 7 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो 7 बटा 107, ये 700 हो जाएगा, 107, ठीक है, 7 गुणे 100, 107 बटा 107 यहाँ पे हो जाएगा। अब इस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा परसेंटेज निकल के आएगा 6 सही 58 बटे 107% हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, 6 सही 58 बटे 107%। ये आपको फार्मूला याद रखना है। चलिए 39 हो गया। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% के लाभ पर बेचा, 10% का लाभ पर बेच दिया, उससे 20 रुपए अधिक बेचने पर उसे 15% का लाभ होता, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर का सेट का क्रय मूल्य क्या था, तो यानी कि 10% के लाभ पर बेचा और 15% पर बेचता तो 20 रुपए का लाभ होता, यानी कि 4 जो परसेंट इसमें 5% जो आ रहा है इसमें इनका, वही ये किसके हो जाएगा, 20 रुपए के बराबर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4 रुपए के बराबर। तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400, 4 गुणे 100 400, तो 400 रुपये आपका क्या होगा, 100% यही हो जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो आंसर इसका सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कि 400 रुपये, सी पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया गया है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य का 2 गुना, ठीक है, किसका, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का 2 गुना, यह बराबर है क्रय मूल्य सीपी के 3 गुना के, ठीक है, 3 गुना के बराबर है, तो हमें लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्रय मूल्य यानी कि सीपी, क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो जाएगा बटे विक्रय मूल्य, अगर हम निकालते हैं विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, ये बराबर आपका हो जाएगा 2/3, यानी कि 2 रुपये में खरीद रहा है, 3 रुपये में बेच रहा है। तो 2 रुपये में खरीद रहा है, 3 रुपये बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर, 2 रुपये पर। तो आंसर हो जाएगा इसका लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा 50%, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख ले, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30 और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 3600 जो दिया गया पहले हम उस पर निकालेंगे 35% की छूट, कितना निकले के आएगा जब दिया गया है। तो जब 35% की छूट दे दिया गया तो कितना बचेगा, तो 3600 का हम निकालेंगे 65%, 65/100, तो कितना हो जाएगा, तो 36 गुणे 65 ये हो जाएगा 2340 रुपये आ जाएगा 35% की छूट के बाद। अब जो दो छूट है 30% और 5% छूट के बाद कितनी राशि हो जाएगी, तो 3600 गुणे 30% मतलब कि 70/100 इंटू कितनी राशि हो जाएगी, 95/100, 5% और छूट जाए 95/100। यहाँ इसको सॉल्व करिएगा, गुणा भाग करिएगा तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2394 रुपये। अब इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो 2394 माइनस 2340 घटाइएगा तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 रुपये। 2394 है तो यहाँ पे 54 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 54 रुपये, यही राइट आंसर हो जाएगा, 54 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया गया है, 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि 36 संख्याओं का औसत जो है 45 पाया गया, तो टोटल इनका हो जाएगा 36 गुणे 45। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया और दी गई संख्याओं का, तब इसके बाद हमें ज्ञात करना है औसत। देखिए गलती से 84 जो था उसको 48 पढ़ लिया गया, तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल था उसमें हम 48 जो जोड़ दिया गया था उसको घटा देंगे और प्लस हम 84 को इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा सही औसत कितना हो जाएगा, बटे 36 कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 36 गुणे 45 करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1620 माइनस 48 प्लस 84 प्लस क्या है 84 बटे 36, ठीक है, बटे क्या है 36 के। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1620 माइनस 84 और प्लस 84 जोड़ेंगे तो 1704 हो जाएगा और इसके बाद माइनस 48 कर देंगे बटे 3600 कर देंगे, 1704 माइनस 48 ये हो जाएगा 1656 के बटे 36। इसको अगर डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा वैल्यू लगभग 36 के, और सॉरी 46 के। तो आंसर इसका 46 हो जाएगा, राइट, ए पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया गया है कि यदि P अनुपात Q बराबर दिया गया है 5:2 के, ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना हमें P²
माइनस की स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या फिर इसको अनुपात में भी लिख सकते, इसका वैल्यू याद करना है क्या हो जाएगा। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पी और क्यू का वैल्यू हम रख देंगे। तो पी का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे पी का स्क्वायर 25 प्लस 4, 25 माइनस 4 21 और 25 4 29, तो हमारा फाइनल वैल्यू 21:29 आ जाएगा। सी पार्ट इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, दिए गए एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 साल है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो था वो था 2:1। 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु क्या होगा। तो देखिए 8 वर्ष पहले उनकी अनुपात जो था वो था कितना 2:1। अब पूछा गया है वर्तमान आयु का योग दिया गया 94। तो अगर हम यहाँ रेशियो निकालते हैं तो 2:1:3 रेशियो, ये 3 रेशियो तो हो गया इसका टोटल योग। अब प्लस कह रहा 8 वर्ष पहले, यानी कि दोनों का अगर 8-8 वर्ष जुड़ेगा इसमें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बराबर ये दिया गया है 94 के। यह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये वर्तमान के निकल गया। अभी 8 वर्ष पहले दिया गया था तो 8 वर्ष पहले का हम क्या किए, इसको वर्तमान में लाने के लिए हमने इसमें 8 + 8 यानी कि 16 वर्ष जोड़ दिया, तो ये वर्तमान में हो गया। वर्तमान में इन दोनों का ये योग हो गया और ये बराबर के दिया गया था 94, तो इसको बराबर कर दिए। अब क्या करेंगे 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 94 - 16, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 94 - 16 बराबर 78 के। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 18 26 के। 1 रेशियो की वैल्यू 26 आ गई। तो अब जब 26 आ गई तो यहां से अगर हम 8 वर्ष पहले इनकी आयु निकालते हैं तो 2:1 था, तो 26 × 2 यानी 52 वर्ष था, और 26 से कम 26 वर्ष था इन दोनों का। हमें क्या ज्ञात करना है 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु। तो ये 8 वर्ष पहले आया है, ये जो वैल्यू आई है ये 8 वर्ष पहले आई है, ठीक है। 8 वर्ष पहले की आयु कितनी थी, 8 वर्ष पहले की आयु थी 26 साल और 52 साल। अगर इसमें +8 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा वर्तमान आयु आ जाएगा, ठीक है। 52 8 कितना हो जाएगा 60, और 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, ये हो जाएगा वर्तमान में उनकी आयु। इसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो इसमें 10 और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 10 70 अनुपात 34 10 44, ये हमारा जो हो जाएगा 10 वर्ष बाद की आयु, ठीक है। 10 वर्ष बाद की आयु, ये हमारा 10 वर्ष बाद की आयु आएगी। इसका क्या करेंगे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से 2 से कहा जी आएगा 35 बार और ये 11 बार, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो 35:11 आ जाएगी, ठीक है। फाइनल वैल्यू 35:11 आ जाएगी। अरे सॉरी यहाँ पे 44 जो कटेगा 2 से, तो ये कट जाएगा आपका 11 बार नहीं कटेगा, ये 22 बार होगा ना, 22 दूना 44 होता तो 22 हो जाएगा, तो 35:22 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 35:22 बी पार्ट इसका राइट। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पाइप 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं रिसाव के द्वारा टंकी को x घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। रिसाव क्या करेगा x घंटे में पूरा खाली कर देगा। तो प्रश्न के अनुसार 1/30 - 1/x बराबर ये हो जाता है 1/50। रिसाव होने के कारण ये 50 घंटे में भर जाती है। तो टोटल अगर हम निकालते हैं तो 1/30 - 1/x करेंगे तो 1/50 की हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 1/7 x को इधर रखते हैं, उधर ले जाएंगे 75, 1/30 - 1/50 हो जाएगा। यहाँ से दोनों का रेशियो एलसीएम हो जाएगा 150, ऊपर हो जाएगा 5 - 3, ठीक है। ये हो जाएगा 1/x के बराबर। तो 1/x के बराबर हो जाएगा 5 - 3 बराबर 2/150, 2 एकम 2 बराबर 75। तो x की वैल्यू आ जाएगी 75 घंटे। 75 घंटे में वो रिसाव क्या करेगा पूरी तरीके से खाली कर देगा। आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा ये बताना है। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई 600 मीटर, ठीक है। और पुलिस की चाल जो दिया गया है वो कितना है, चाल पुलिस की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा
और चोर की चाल जो है, चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों का अगर सापेक्ष चाल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब क्या करेंगे, चोर को पकड़ने में लगा समय, चोर को पकड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल 600 दूरी है, चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 10/18 आ जाता है। अब इसको हमें देखिए निकालना किस में है, मिनट में निकालना है समय, तो ये हमारा आएगा सेकंड में, तो इसको हम 1/60 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मिनट में। अब इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, तो 18 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 600/18 के, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लिएगा, यहाँ से 6 कम 6 बराबर आ जाएगा 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको दोबारा लिख देते हैं, 600/18 ये हो जाएगा 10/8 के, 10/60 के, यहाँ पे 1/60 से इसको गुणा किया गया था। सॉल्व करिए इसको, तो वैल्यू आ जाएगी 18 मिनट। 18 मिनट इसका राइट आंसर है, डी पार्ट राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो मूलधन है 6,000 गुणे आर 8% और गुणे टी समय दिया गया 21, तो 21 माह दिया गया, तो इसको 21/12 से हम गुणा कर देंगे, इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 12×5 = 60। ठीक है, 5×8 × 21, 5×8 × 21 मतलब 40×21, यानी 21 चौक 84, 840 रुपये। राइट आंसर 840 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7500 रुपये, मतलब 49 नंबर क्वेश्चन है। 7500 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाता है। 4 वर्ष में 7500 की धनराशि कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। यहाँ पे मूलधन 7500 दिया गया है। जो हमारा फार्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर n, इसी को लगाएंगे तो ए बराबर यहाँ पे मूल मिश्र धन दिया गया 15,000 रुपये, मूलधन है 7,500 और 1+r का मान क्या है, 1+r का मान नहीं पता तो 1+r/100 कर देंगे, इंटू पावर 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष में हो जाती है, 2 वर्ष में 15,000 हो जाता है तो 2 कर देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150/75, ये बराबर हो जाएगा 1+r/100 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला। अब प्रश्न के अनुसार दूसरा कह रहा है कि 4 वर्ष में 7,500 की धनराशि कितनी हो जाएगी। मतलब मूलधन पूछा गया दूसरी बार में 4 वर्ष में, तो 7,500 इंटू 1+r/100 की पावर 4 कर देंगे, 4 वर्ष में पूछा गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर इस फॉर्म में बनाएंगे तो 7500 ये लिख सकते हैं 1+r/100 की स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर सकते हैं ये इस तरीके से। अब ये वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, ये वैल्यू हमारा दिया गया है 150/75, यानी कि 150/75 करेंगे तो 75 दूना 100 यानी कि 2 दिया गया है इसकी वैल्यू, यानी 7500 गुणे 2, ये इतनी वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 7500 गुणे 2 दूनी 4, 7500 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 30,000, 30,000 रुपये इसका मिश्र धन आ जाएगा 4 वर्ष में। तो राइट आंसर सी ए ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, कम से कम एक चित्त यानी कि हेड आने की संभावना कितनी है। तो देखिए यहाँ पे सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है कि n सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की जो प्रायिकता होगी उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं 2 की पावर n माइनस अपॉन 2 की पावर n, ये फार्मूला लगता है इसके लिए। 3 सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे रखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 1 बटा 2 की पावर 3। अब इसको गुणा भाग करेंगे तो 3 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 7 2 दूनी 4 दूनी 8, 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मैथ के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं।
51 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ कंटेंस जो है जहाँ पे एरर दिया गया है उसको हमें बताना बेसिकली इसमें। तो देखिए एरर कहाँ पर किया गया है, दिया गया है दिस बॉय इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास, गलती कहाँ पर है? तो गलती अगर हम देखते हैं तो क्लेवरेस्ट जो दिया गया है इसी में गलती किया गया है, क्योंकि इसके स्थान पर होना चाहिए इज द क्लेवरेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, इज क्लेवरेस्ट नहीं होना, द क्लेवरेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्लेवरेस्ट जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है और ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव। तो जहाँ पे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है वहां पर उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है अगले क्वेश्चन में 52 में भरते हैं इसको वाक्य को। साइमन टीचेज चिल्ड्रन वाटर कलर पेंटिंग, क्या भर दें जिससे कि ये सही हो जाए? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके जगह पर होना चाहिए द आर्ट ऑफ होना चाहिए। अगले प्रश्न में भी हमें भरना है आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट हैड डैश अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे, क्या भरेंगे इसमें? तो 53 में एडजेक्टिव यहाँ पे मच का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मच मतलब अधिक या ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो है अपॉर्चुनिटी है जो कि एक भाववाचक संज्ञा है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पे मेनी के बजाय मच का प्रयोग किया जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। इसमें कौन सा पर्यायवाची? एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वीकृति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? स्वीकृति। तो इसका जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा इसमें से कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें विलोम शब्द बताना है, एंटोनेम बताना है। विलोम शब्द, ब्रेवरी का विलोम क्या होता है? ब्रेवरी मतलब होता क्या है? ब्रेवरी मतलब होता है वीरता, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा कायरता, और इसमें से अगर देखा जाए तो कावर्डिस जो दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 56 में भी हमें एंटोनेम ही बताना है, मैंने विलोम बताना है। फॉलोइंग सेंटेंस में आर्टिफिशियल, तो 56 में अगर देखा जाता है तो आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, क्या होता है? कृत्रिम या बनावटी। इसका विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द हो जाएगा नेचुरल, मतलब कि जो हो जाएगा नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चूज द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, मतलब कि अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को एक शब्द में कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। इसका मतलब होता है तारा मंडल, या फिर इसको नक्षत्र कह सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है, एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल शास्त्र, शास्त्र। ठीक है, यानी ज्योतिष शास्त्र इसको कह सकते हैं। और कंजरेशन, कंजरेशन मतलब होता है एकत्रीकरण। ठीक है, प्लैनेट्स मतलब क्या होता है? प्लैनेट मतलब नक्षत्र या ग्रह या धार्मिक सभा कह सकते हैं। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से सही रूप से कौन सा वर्ड लिखा हुआ है ये बताना है, किसका स्पेलिंग सही है। स्पेलिंग एरर में अगर देखते हैं तो सही रूप से लिखा हुआ है एडोलसेंस का, ये सही रूप से लिखा हुआ है। ए पार्ट में जो दिया है एडोलसेंस, ये सही रूप से लिखा हुआ है। इसका स्पेलिंग होता है ADOLESCENCE, जिसका अर्थ होता है किशोरा अवस्था या फिर युवा अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। इंडिया आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि गलत वर्ड कौन सा इसमें से लिखा हुआ है? एड्रेस, कैंपेनर्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कवर, इसमें गलत कौन सा है? तो देखते हैं 59 में। तो यहाँ जो कैंपेन जो लिखा हुआ कैंपेन, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप से हो जाएगा CAMPAIGNS, इसका सही रूप से होता है। इसका मतलब होता है अभियान, कैंपेन। तो यहाँ पे गलती बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, अमित हैज द गुड कमांड ऑन इंग्लिश एज ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। यहाँ द गुड कमांड जो ऑन लिखा हुआ है इसमें हमें बताना है कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं जिसका प्रयोग उचित रूप से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अ गुड कमांड ओवर, ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओवर होना चाहिए था। तो राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अरेंज करना है सेंटेंस को, PQR में दिया गया, इसको हमें अरेंज करके बताना है कि एक के बाद कौन कौन सा आएगा। तो 61 में अगर देखते हैं तो पहला दिया गया कि हेल्प एसिलरेट दियर रिटर्न टू, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसका पहला नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखते हैं क्यों, बाय हाउ वोमेन आर एम्बेरेसिंग ऑनलाइन। ठीक है, तो बाय इसके बाद इसके ऊपर जो लिखा यहाँ से सेंटेंस शुरुआत होता है, वी आर इनकरेज्ड बाय हाउ वोमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन, तो ये सही बैठता है। तो पहला तो हो जाएगा क्यों। इसके बाद देखते हैं फिर दिया गया है एस ऑनलाइन लर्निंग टू डेवलप न्यू स्किल दैट कैन हेल्प एक्सेलरेट दियर रिटर्न टू
वर्क एंड प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी। तो ये सही रूप से बनता है, तो आंसर हो जाएगा QSPR, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न जो होगा आपका वो होगा पैसेज से। पैसेज में देखिए 5 जगह भरना है, 1 2 3 4 5, 5 जगह भरना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन इससे इस पैसेज से बने हैं। तो इसको कैसे भरा जाएगा देखिए, चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया एजुकेशन बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल competency, it thus on the cultivation of skilled traits or professional as well mental, moral and aesthetic development. Formal education consists semantic जो है instruction, teaching and training by dash teachers. This consists of application and pedagogy and the development of curricula. The right to education is a dash human right. Educational system are established or provide education and ऑफन ऑफ ए चिल्ड्रन एंड यंग। यहाँ इस तरीके से पैसेज है। पहले में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1। और ब्लैंक्स नंबर 1 में क्या होगा देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए एजुकेशन। अब एजुकेशन के बाद इसमें हम अगर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा इसमें इनकम्पेसेस, ठीक है। एजुकेशन इनकम्पेसेस बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे जो होगा इनकम्पेसेस होगा, इसका अर्थ हो जाएगा शामिल करती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 62 में 62 का हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में दूसरे नंबर पर भरना है। दूसरे नंबर पर क्या भरा जाएगा, दिया गया है इस तरीके से। तो यहाँ दूसरा नंबर देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा नंबर दिया गया है कि इट थस फोकस ऑन द कल्टिवेशन ऑफ स्किल ट्रेड्स आर प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा, फोकस मतलब केंद्रित करती है। तो 62 में क्या हो जाएगा, फोकस। 63 में फोकस हो जाएगा, फोकसेस जो कि डी पार्ट में दिया गया है। 64 में क्या भरेंगे, 64 क्या दिया गया है, मतलब तीसरे वाले में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि फॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सिमेट्रिक इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग बाय टेस्ट टीचर, किस टीचर के द्वारा। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे एडजेक्टिव प्रोफेशनल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशनल हो जाएगा, 63 में। इसके बाद 64 में जो हो जाएगा प्रोफेशनल। 65 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, नंबर 4 में क्या भरेंगे 65 में। तो नंबर 4 पर देखिए इस तरीके से दिया गया है, द राइट टू एजुकेशन इज अ डैश, द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, मतलब मूलभूत अधिकार होता है, मानव अधिकार। तो यहाँ फंडामेंटल भरा जाएगा। 65 में हो जाएगा आंसर इसका बी पार्ट। 66 में भरना क्या है, 66 में देखते हैं तो 5वें नंबर में भरा जाएगा एजुकेशन सिस्टम आर स्टेब्लिश टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफन फॉर चिल्ड्रन एंड यंग। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ट्रेनिंग इसका राइट आंसर। चलिए आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसमें से कौन सा नहीं होगा ये बताना है। तो यहाँ अगर देखते हैं 67 में, तो जो सीप्स दिया गया है, सीप्स क्या होता है, सीप का प्लूरल फॉर्म सीप ही होता है, ना कि सीप्स होता है। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन इसका क्या हो जाएगा, इसका कलेक्टिव नाउन होता है हर्ड, HERD। तो ये जो है रॉन्ग है, बाकी सारे सही है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, तो विजार्ड का फेमिनिन जेंडर होता है, विजार्ड का अर्थ क्या होता है, विजार्ड में होता है जादूगर। तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा विच, मतलब जादूगरनी। तो विच हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आई डिड नॉट नो डैश इन द पार्टी, आई डिड नॉट नो डैश इन द पार्टी, क्या भरा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीबॉडी का प्रयोग किया जाएगा, या फिर एनी पर्सन या एनीवन इसका प्रयोग करना उचित हो जाएगा यहाँ पर। तो आई डिड नॉट नो एनीबॉडी इन द पार्टी, मैं किसी को पार्टी में नहीं जानती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोफोनिक पेयर। होमोफोनिक पेयर मतलब एक जो साउंड आवाज जो निकले वो सेम निकले, उसको होमोफोनिक कहते हैं। तो यहाँ अगर देखते हैं तो जो है बी पार्ट में काइट और किट, देखिए दोनों का अलग अलग आ रहा है, काइट होता है किट होता है। बाकी प्रिंसिपल स्टेयर स्टील सभी सही है, लेकिन बी पार्ट में अलग है, तो यही अलग हो जाएगा। व्हिच ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड हु इन द फॉलोइंग सेंटेंस। गॉड हेल्प्स दोज हु, अब यहाँ पे हु किस प्रकार का जो है ये वर्ड यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो यहाँ पे इसका अगर देखते हैं तो इसमें हु जो है ये रिलेटिव अथवा कंजक्टिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज कलेक्टिव नाउन, इसमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन है? तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस शब्द में जो कैटल शब्द है ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, कैटल शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है, मतलब समूहवाचक संज्ञा है। तो कैटल्स पशु, यहाँ पे पशु, इसका पशु बहुत सारे झुंड होते हैं, पशुओं का झुंड मतलब जानवरों का झुंड होता है, कैटल कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे पार्ट राइट है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है, प्रीपोजिशन भरना है। अशोका वाज वर्दी डैश रिमेम्बरेंस, कौन सा इसमें से प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ अशोका इज वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस हो जाएगा, आप का प्रयोग करेंगे। आंसर डी ऑप्शन राइट है। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, यहाँ पे हमें बताना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नो मैन इसका जो है सब्जेक्ट हो जाता है। नो मैन क्या है? नो मैन इसका सब्जेक्ट है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कैन क्या है? कैन जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसके बाद आता है सर्व। सर्व क्या है? इसमें सर्व आता है मेन वर्ब। सर्व क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, सर्व जो है मेन वर्ब है। इसके बाद आता है टू मास्टर्स। टू मास्टर्स मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा बाकी सारे। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इन द सिंगुलर, मतलब इसमें से कौन सा एक सिंगुलर में दिया गया है 1075 में। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो बेसबॉल जो है ये नाउन है जो कि सिंगुलर में एक वचन में है। बाकी डॉग्स बहुवचन में है, इसका सिंगुलर होता है डॉग। बॉक्सेस ये भी बहुवचन में, इसका होता है बॉक्स। ठीक है, आइडियाज ये भी बहुवचन में, इसका होता है आइडिया। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि बचा है जीएस के, चलिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, उस योजना का नाम क्या जिसे वर्ष 2018 में पोषण अभियान के रूप में जो है नाम दिया गया है? तो पोषण अभियान के रूप में नाम दिया गया था 8 मार्च 2018 को सरकार के द्वारा, जिसका राष्ट्रीय पोषण मिशन करके शुरू किया गया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया? पोषण अभियान। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो था वो था मृतकों का टीला। ठीक है, आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है, मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जो था ये मुस्लिम विद्वानों के एक समूह को संदर्भित करता था। तो ये विद्वान धर्मशास्त्री या न्याय शास्त्री होते थे। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल किया था? तो ये किया गया था 1882 में रिपन के द्वारा। कब किया गया था? 1882 में रिपन के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र संवैधानिक निकाय इनमें से नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाए तो ये संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं, ये है एक संविधानेतर संस्था जो कि 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है एक जो है संकल्प के द्वारा इसको स्थापना किया गया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल की अगर हम बात करते हैं तो वो है कमल। आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। आंसर डी ऑप्शन राइट है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, यह बताया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं के संबंध में प्रावधान है। चलिए जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो ये समाप्त की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्ष 1957 में गठन हुआ था और इसको जो है अक्टूबर 2019 में भंग कर दिया गया। तो अक्टूबर 2019 इसका राइट आंसर है। भारत किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? तो देखिए भारत अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा जो है वो बनाता है बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा टच होती है। चीन के साथ अगर देखते हैं भारत का तो 3488 किलोमीटर सीमा टच होता है। पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर की सीमा नल्ला पाकिस्तान के साथ टच होती है सीमा। इसके बाद नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर की सीमा टच करता है। इसके बाद म्यांमार की भी जान लीजिए 1643 किलोमीटर की सीमा टच होता है। ठीक है, फिर भूटान आ जाता है। भूटान में 699 किलोमीटर की सीमा टच करता है भूटान के साथ, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो सबसे लंबी किसकी होगी? बांग्लादेश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है? किस प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है पंजाब? तो पंजाब राज्य की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, और उपजाऊ मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा ए पार्ट। यहाँ पे गेहूं धान सबसे ज्यादा जो है खेती की जाता है, गेहूं सबसे ज्यादा परसेंटेज में उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? अब हरित क्रांति में कुछ सकारात्मक प्रभाव तो कुछ उसके नकारात्मक भी प्रभाव थे।
तो यहाँ पे भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत, इन तीनों में से बताना है कि क्या क्या नकारात्मकता के क्षेत्र में जो है आता है हरित क्रांति के संदर्भ में। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी पार्ट। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा जो आता है तीनों नकारात्मक प्रभाव बनाते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन सही है। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? तो सीमेंट में मौजूद अनुमानित सिलिका की मात्रा, अब देखिए सीमेंट में मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना के साथ चूना मिलाया जाता है और सीमेंट में सिलिका के अनुपात 17 से 25% के बीच होता है, तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है? शेरशाह सूरी मार्ग जो है ये एक 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और यह सड़क सोनार गांव जो कि बांग्लादेश में पड़ता है और ये काबुल को यानी कि अफगानिस्तान से जोड़ती है, तो ये दिल्ली और अमृतसर से होकर भारत में गुजरती है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस मोमबत्ती का ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा? किसी मोमबत्ती के ज्वाला के पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो होता है उसका रंग कैसा होता है ये बताना। आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें जो उसका बाह्य क्षेत्र है वो कैसे रंग में जलता है ये बताना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर क्या है? तो ज्वाला के अगर दहन करेंगे, उसको जलाएंगे तो उसके बाह्य क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र में रंग जो होगा वो गर्म ऑक्सीजन युक्त नीला होता है, तो यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, कोयले का जलना किसका एक उदाहरण है? कोयले का जलना जो होता है ये एक संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है ये जो है रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो संयोजन अपक्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में विलय है? तो विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बी एंड सी, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में विलय होती हैं, घुलनशील होती हैं, तो बी एंड सी हो जाएगा, सी राइट आंसर है। बाकी सारी जो विटामिन है ए डी ई और के ये सभी फैट में घुलनशील होती हैं। चलिए HIV वायरस किसको नष्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है? तो एड्स जो होता है, एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, और इसका कारक जो होता है वो HIV होता है, यानी कि HIV वायरस होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जिसको कहते हैं। तो ये जो होता है ये वाइट ब्लड वेसल्स मतलब वाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं, सेल्स होती हैं उनको जो है यानी कि उसमें जो लिम्फोसाइट होता है उसको नष्ट करता है, जिससे क्या होता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर लिम्फोसाइट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? खाद्य श्रृंखला में अगर हम देखते हैं तो तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और इसके बाद द्वितीयक सेकेंडरी होता है। तो यहाँ अगर देखते हैं तो तीसरा उपभोक्ता देखिए तो पौधा जो होता है वो क्या होता है, उत्पादक होता है, और उसका बाद फिर प्राथमिक उपभोक्ता उसको कौन करती है, तितली करती है, और तितली को कौन खाता है, चूहा, तो ये दूसरा हो जाएगा, और चूहा को सांप खाता तो इसमें से सांप हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्राथमिक क्षेत्र जिसमें आप कहा जाता है कृषि से संबंधित क्षेत्र और खनन और उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र जिसमें आपका निर्माण, विद्युत, गैस विनिर्माण आते हैं। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, सेवा आ जाते हैं, तो ये सभी योगदान से संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी तो जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से संबंधित इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना PMEGP भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ये योजना है और इसको शुरुआत किसके माध्यम से किया गया था? तो ये लघु सूक्ष्म और मध्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के शुरुआत वर्ष 2008 में शुरुआत किया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? कथक शब्द जो होता है, कथक अगर हम बात करें तो नृत्य मतलब है शास्त्रीय नृत्य है, और ये कथा शब्द से उत्पत्ति हुआ है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, और कथक शब्द का शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के कहाँ पर? कन्याकुमारी में, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? तो ये दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी कौन है? ये कांतारा मूवी आई थी उसके जो है मुख्य अभिनेता थे कांतारा मूवी के, तो इनको जो है क्या चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन को चुना गया है फिल्म तिरुचित्रबलम के लिए। ठीक है, और मानसी पारेख को चुना गया है फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था? तो ये भूस्खलन जो हुआ था केरल के वायनाड में, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी।
चलिए, मार्च 2024 में किसने लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो वो उनका नाम क्या है? तो दूसरे लोकपाल के अध्यक्ष, मतलब दूसरे अध्यक्ष बने हैं लोकपाल के, उनका नाम है पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन है। ये अभी लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इन्होंने पिनाकी चंद्र घोष का स्थान ग्रहण किया है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते चैनल को, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, सिर्फ आते हैं देख के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग लाइक करेंगे तो हमें उससे जो है क्या है, प्रोत्साहन मिलता है, हम और वीडियो करने के लिए उत्साहित होते हैं। तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।